1994 में पुणे ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसने ना तो पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया था बल्कि पूरे भारत में सनसनी मचाई थी। पुणे के हिमांशु अपार्टमेंट में दूसरे माले पर फ्लैट नंबर 6 में ये राठी परिवार रहता था। अब ये जो राठी परिवार है उनका पुणे में सागर स्वीट मार्ट करके एक दुकान है और उसमें अच्छी इनकम होने की वजह से ये परिवार काफी अमीर था। अब 26 अगस्त 1994 को रक्षाबंधन होने की वजह से इनकी जो बड़ी लड़की है हेमलता वो अपने छोटे बेबी को लेकर मायके आई हुई थी और उसके साथ उसके पति श्रीकांत ये भी आए हुए थे। अब दोपहर के समय में ये सब लोग खाना खा लेते, फिर पिताजी केशरीमल राठी अपने सागर मार्ट पर चले जाते और जमाई श्रीकांत और संजय राठी ये दोनों भी कुछ काम की वजह से घर से बाहर निकल जाते। अब इनका जो दूसरा लड़का था वो भी मुंबई में रहता था। अब उस दिन दोपहर के बाद घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। अब घर में एक नौकरानी पकड़ के 5 औरत और 2 बच्चे थे। अब शाम को 6:45 बजे पिताजी संजय को बोलते हैं कि मैंने घर पर फोन लगाया था लेकिन घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। तब संजय बोलता है घर पर बबीता गर्भवती है और वो चेकअप के लिए अस्पताल गई होगी। फिर पिताजी बोलते हैं कि अस्पताल जाना है तो क्या सब लोग थोड़ी जाएंगे, कोई तो घर पर रुकेगा ही ना। लेकिन मैंने फिर से फोन लगाया तो फोन बंद है ऐसा बता रहा था। अब ये सब सुनने के बाद पिताजी और संजय इन दोनों को शक आने लगा कि घर पर कुछ तो हुआ है। अब ये दोनों लगभग 7 बजे के करीब अपने घर पर चले जाते लेकिन घर पर लॉक लगा हुआ था। अब घर की चाबी तो इनके पास नहीं होती है तो अपने पड़ोसी के पास जाते वो चाबी के बारे में पूछताछ करते लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास भी चाबी नहीं है। अब उसी वक्त इनके घर की जो नौकरानी है सत्यभामा सुतार उनके पति भी उसकी राह देखते हुए वहां पर आए हुए थे। फिर चाबी लाने के लिए एक आदमी अपने दुकान पर जाता है और चाबी लेकर आता है। अब उस समय पिताजी अपने लड़के संजय राठी, जमाई श्रीकांत, नौकरानी का पति दामो सुतार और पड़ोसी शर्मिला धड़े ये 5 लोग अब दरवाजे के सामने खड़े थे। अब दरवाजा खोला जाता है और अंदर जाते हैं तो सब सुनसान लग रहा होता है। जमीन पर मसाला गिरा हुआ था और लाल रंग के दाग दिख रहे थे। अब इन सबको घबराहट होने लगती है और आगे देखते हैं तो नौकरानी सत्यभामा खून से लथपथ होकर पड़ी हुई थी और उस पर खून के घाव दिख रहे थे। और दूसरी जगह बेडरूम में कुछ लाशें पड़ी हुई थी और बाथरूम में भी लाशें पड़ी हुई थी। अब ये सब देखने के बाद चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा आक्रोश वहाँ हो रहा था। अब वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते और पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और यह निष्कर्ष निकालती है कि ये सब हत्या चोरी करने के लिए की गई थी क्योंकि घर में से 85,000 रुपए कैश और ज्वेलरी ये सब चोरी हुआ था। अब पुलिस तहकीकात करना शुरू करती है। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दुकान में, सब जगह पर पूछताछ की जाती है। फिर आसपास के भी जो चोरी करने वाले गैंग थी उनमें भी खबरें रखे जाते हैं जिससे इस हत्याकांड के बारे में सुराग मिल सके। अब इस तहकीकात के वक्त एक विटनेस सामने आता है और कहता है एक घटना के समय उसने 3 लोगों को दीवार के बाजू से जाते हुए देखा था। अब यह जानकारी लेकर पुलिस एक आदमी के ऊपर शक करने लगती है और ये नाम देखकर हत्यारे अब सतर्क हो जाते और अब वो जहाँ पर रुके थे वहां से फरार हो जाते। अब पुलिस चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही थी और बहुत ही मेहनत करने के बाद 5 सितंबर 1994 को 10 दिन के बाद इनमें से पहले मुजरिम को पुलिस अरेस्ट करती है। फिर दूसरा मुजरिम 15 अक्टूबर को और तीसरा 21 नवंबर को अरेस्ट किया जाता है। अब इनको अरेस्ट करने के बाद यह सब हत्याकांड क्यों हुआ था इसका रहस्य जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान का मुगलवा इलाका है और वहाँ गंगानगर में एक नौजवान लड़का है राजू राज पुरोहित। अब ये जो राजू की 11वीं तक की शिक्षा थी वो पूरी हुई थी और इसका जो बड़ा भाई था कल्याण सिंह पुरोहित ये पुणे में नौकरी पर था। इसलिए घर के लोगों ने उसे कहा था कि तू भी पुणे में जा और वहाँ पर काम करके तू आगे की पढ़ाई कर। इसलिए ये राजस्थान से पुणे आ जाता है। अब कल्याण सिंह पुणे में बॉम्बे विहार यहाँ पर काम करता था और वो अपने मालिक से बात करके अपने भाई को काम पर लगवाता है। अब वहाँ पर नारायण चौधरी और जीतू गहलोत ये दोनों वहाँ पर काम करते थे। ये तीनों अब दोस्त बन जाते हैं और एक साथ दारू पार्टी करने लगते। अब ये जो राजू था वो कुछ ठीक से वहाँ पर काम नहीं कर रहा था इसलिए मालिक उसे 2-3 बार समझाता भी है लेकिन वो कुछ सुधर नहीं पा रहा था इसलिए मालिक उसे अब काम से निकाल देता है। अब 8 जून को इसे काम से निकाला जाता है। फिर वो काम ढूंढने के लिए राठी परिवार के पास जाता है
और सागर स्वीट मार्ट में काम पर लग जाता है। अब 2 महीने तक वो वहाँ पर काम करता है और राठी परिवार का भी उसके ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि वो वहाँ पर अच्छा काम कर रहा था। इसलिए वो इसको अपने घर के काम भी बताते थे और वो भी करता था। अब राजू को लगने लगा था कि मैं इनके दुकान का काम करके भी इनके घर का काम भी करता हूँ, इसलिए इन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, ऐसा इसे लगने लगा था। अब राजू उसको बताता है कि मुझे तनख्वाह बढ़ा के दे दो। तब वो कहते हैं अभी तुम्हें तनख्वाह बढ़ा के नहीं मिलेगी। अब ये सब सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो काम छोड़ देता है। अब इसके जो दोस्त थे जीतू और नारायण, इन्होंने भी काम छोड़ दिया होता है। अब ये तीनों के पास काम नहीं था और वो सब अब नारायण चौधरी के रूम में रह रहे थे। अब इनके पास पैसे की तंगी होने लगती है। फिर वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम इस राठी शेठ को ही लूट ले। तो अब वो प्लान बनाते हैं राठी परिवार के घर में जाकर सबको मारकर चोरी करके भागने का और फरार होने का। उससे क्या होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे और हम इतनी दौलत लेकर सारी उम्र मजे में रहेंगे, फिर हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तारीख आती है 23 अगस्त 1994। शाम के वक्त इनका प्लान बनता है और दूसरे ही दिन ये वारदात करने की ऐसा तय होता है। लेकिन हमला करने के लिए इनके पास चाकू ही नहीं होता है और नई चाकू खरीदने के भी इनके पास पैसे नहीं होते। अब उनके साथ जो जीतू था उसके पास एक चांदी का पायल था। फिर वो सोचते हैं कि इसे बेचकर हम पैसा लेंगे, फिर उस पैसे से चाकू खरीद लेंगे। फिर वो श्रीनगर ज्वेलर्स के दुकान में चले जाते हैं और कहते हैं हमें ये बेचना है और हमें उसके पैसे दे दो। लेकिन दुकान मालिक कहता है इसकी रसीद दो, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन जीतू कहता है हमारे पास में से रसीद खो गई है। फिर भी दुकानदार कुछ मानता नहीं है। उसके बाद जीतू कहता है ठीक है, तो इस पायल को मैं गिरवी रखता हूँ, इसके मुझे कुछ पैसे दे दो, फिर वापिस आकर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और पायल को ले जाऊंगा। फिर वह दुकानदार मान जाता है और उन्हें 90 रुपए दे देता है। अब 90 रुपए लेकर वो एक जयवंत नाम के दुकानदार के पास जाते हैं और वहां से एक नया चाकू खरीद लेते हैं। अब तारीख आती है 25 अगस्त 1994। इस दिन वो राठी परिवार के घर के बाहर नजर रख रहे थे, घर में कौन कौन कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। अब ये जो राजू था उसे इस परिवार के बारे में सब कुछ मालूम था कि घर पर दोपहर में सिर्फ औरत ही होती है और घर में 2 से 4 बजे के बीच में कोई भी मर्द नहीं रहता है। इसलिए वो दूसरे दिन का प्लान फिक्स करते। अब तारीख आती है 26 अगस्त 1994। उस दिन रक्षाबंधन होता है और उस वजह से एक जो बहन है हेमलता, वो अपने भाई को मिलने के लिए आई थी। अब त्योहार होने की वजह से घर में खुशी का माहौल था। अब ये जो हत्यारे है वो 12 बजे अपने रूम से निकल जाते हैं। नारायण ने अपने हाथ में नया चाकू लिया था और जीतू ने मिर्च मसाला। अब ये सब राठी की बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते। तब राजू की नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ती है और वो मोटरसाइकिल थी संजय राठी की। उसका मतलब था संजय राठी घर पर ही है। उसके बाद ये सब घंटा भर तक आसपास घूमते रहते हैं। फिर 1 घंटे के बाद वो ऑफिस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। तब लेकिन संजय राठी की मोटरसाइकिल वहां पर नहीं होती है। अब राजू इन सब को लेकर घर के तरफ चल रहा होता है। फिर वो तीनों आसपास के रूम के दरवाजे बाहर से बंद कर देते हैं। अब राजू इनके दरवाजे के पास चला जाता है तो पता चलता है कि दरवाजा तो आधा खुला ही था। इसलिए वो तीनों अब घर के अंदर चले जाते। अब घर की औरतें अब बेडरूम में चली गई थी और नौकरानी सत्यभामा वो नीचे फ्लोर को पानी से पोंछ रही थी। तभी ये तीनों उसके ऊपर हमला कर देते और किचन में लेकर जाकर उसका गला काट देते। अब चीखने के बाद एक जो मीराबाई है वो बाहर आती है और कहती है तुम इसे क्यों मार रहे हो, तुम्हें पैसे चाहिए, जेवरात चाहिए तो ले लो, लेकिन किसी को कुछ मत करो। अब वो कहने लगते हैं पैसे किधर रखे, तो मीराबाई उनको अलमारी की तरफ इशारा करती है। फिर इतना कहने के बाद भी वो लोग उस पर भी हमला करते हैं और चाकू से वार करते हैं और दूसरी तरफ मसाला भी आंखों में फेंक दिया जाता है। अब बेडरूम के अंदर बबीता थी और वो उसके पेट में से बच्चे को उनसे बचाने की कोशिश करती है और अपने छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके ऊपर भी वे हमला कर देते। फिर उनकी जो बेटी है प्रीति राठी, उनको वो बाथरूम में लेकर जाते और वॉशिंग मशीन के वायर से उसका गला घोट देते और उस वजह से उसके मुंह से खून निकलता है। फिर ये दूसरे बेडरूम में चले जाते और वहाँ जो हेमलता थी उसके ऊपर भी हमला कर देते और उसके 1.5 साल के बच्चे को भी मार डालते। अब सबको खत्म करके पैसा, जेवरात, घड़ी, कैमरा सब अपने बैग में डालते। इतना ही नहीं, अब उनके कपड़े के ऊपर खून के दाग के धब्बे लगे हुए थे
अब ये छुपाने के लिए ये लोग अपने कपड़े उतारकर बैग में डाल देते और घर में जो कपड़े थे वो पहनकर वो बाहर निकलते। अब रूम पर वापस आने के बाद पूरी रात वे दारू पार्टी करते। फिर दूसरे दिन 2 अखबार लेके आते, प्रभात और आज का आनंद, और उसके पहले पन्ने पर ही ये वारदात छपी हुई थी, लेकिन उसमें हत्यारों का नाम नहीं लिखा हुआ था। अब ये देखकर वो खुश हो जाते और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा इस ख्याल में वो बेफिक्र रहते। लेकिन दूसरे दिन के अखबार में इनमें से एक का नाम शक के तौर पर लिया गया था और वो था राजू का नाम। अब ये सब देखकर वो सब घबरा जाते कि हमें अब पुलिस ढूंढती हुई यहाँ आएगी, इसलिए 29 तारीख को वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते। फिर वहाँ तीनों पैसों का बंटवारा करके तीनों अलग अलग जगह पर निकल जाते। लेकिन अगले 3 महीने के अंदर ही पुलिस उन तीनों को पकड़ लेते। अब कोर्ट में ये जो राजू था उसे 18 साल पूरे ना होने की वजह से उसे बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है और मुख्य अपराधी नारायण और जीतू इन दोनों को कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है। तो ऐसी हुई थी ये वारदात। आपको इस वारदात के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।